हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। मैं उमेश पाल आप सभी का आपके अपने परिवार टीचर्स वर्ड में स्वागत करता हूं। उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। राधा रानी कृपा सभी विद्यार्थियों पर बनी होगी और सीटेट दिसंबर 2024 की प्रिपरेशन हम लोग कर रहे हैं। उसी क्रम में एक और नया अध्याय ऐड कर रहे हैं जिसका नाम है बुद्धि इंटेलिजेंस। यहाँ से बच्चे कम से कम आपको 2 से 3 नंबर देखने को मिल जाएंगे, लेकिन ये तभी संभव है जब आप पूरे लेक्चर को इत्मीनान रख के देखेंगे, क्योंकि ऐसा वैसा चैप्टर नहीं पढ़ रहे हैं। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बुद्धि। बुद्धि को समझना आसान तो नहीं होगा, बुद्धि को समझने के लिए बुद्धि का प्रयोग करना होगा। इसलिए पेशेंस रखेंगे, बात को ध्यान से सुनेंगे, एनालिसिस करेंगे। अगर कहीं पर मेरे द्वारा कहीं भी बात आपको समझ में नहीं आती है तो कमेंट बॉक्स में आके बताएंगे, मैं आपकी प्रॉब्लम को वहाँ पर रिजॉल्व करूँगा। बिल्कुल सटीक विश्लेषण करूँगा, इसकी चिंता मत करो। ये आपका पार्ट 1 है। पार्ट 1 में हम लोग देखेंगे क्या क्या चीज़ें सीखेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करने से पहले बेटा, ये मेरे सोशल मीडिया कॉर्नर है। यहाँ पर आपको फेसबुक पर मैं दिखूंगा, मिल जाऊंगा, ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेलीग्राम चैनल पर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ मिल जाएगा। आप चाहें तो वहाँ से नोट्स भी अपने बना सकते हैं। सेशन आपको पसंद आता है तो लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। अपने सभी मित्रों को शेयर कर दें ताकि उन्हें भी पढ़ने के अवसर मिल सके, और बेल आइकन को प्रेस करेंगे जिससे कि आपको नोटिफिकेशन कंटिन्यू मिलती रहे। जो विद्यार्थी नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे ताकि नोटिफिकेशन आसानी से पहुंच सके। जिन भी विद्यार्थियों को वक्त नहीं है, नहीं कर पाएंगे, वे सीडीपी के नोट्स हमसे ले लेंगे, व्हाट्सएप पे आके मुझे कांटेक्ट करेंगे और बहुत ही कम प्राइस में आपको ये मिल जाएगा। टोटल एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स से बहुत प्यारा बना हुआ है। आपके सीटेट की परीक्षा और आगामी जो भी परीक्षा होंगी उसमें आपको पेडागोजी के कॉन्सेप्ट समझने और करने में कोई समस्या नहीं होगी, इस बात का पूरा ख्याल रखा गया है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। पढ़िए, इंटेलिजेंस क्या होती है, बुद्धि क्या होती है। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ एक तस्वीर के माध्यम से मैंने दिखाने की कोशिश करी है कि बुद्धि कहाँ होगी, कैसी होगी और होती क्या है एक्चुअली बुद्धि। सामान्यतः हम सभी जानते हैं कि बुद्धि क्या चीज़ होती है। बुद्धि का प्रयोग हम रोज़मर्रा के कामकाज में करते हैं, ठीक है। जीवन में जो कुछ भी हम कर रहे होते हैं, इवन हमारी जो दिनचर्या होती है ना, उसमें भी बुद्धि का प्रयोग होता है। सो बुद्धि एक्चुअली क्या है ये समझाने की कोशिश करी जा रही है। तो देखिएगा, मैंने लिखा है कि बुद्धि एक प्रकार का मानसिक तत्व है जो हमें रोज़मर्रा के जीवन में होने वाली समस्याओं से निपटने, पर्यावरण में समायोजन करने, सीखने, चिंतन करने आदि के लिए क्षमता प्रदान करती है। समझ लो, जो आप मुझे सुन रहे हो, पढ़ रहे हो, देख रहे हो, इसको करने के लिए भी बुद्धि का प्रयोग करना होता है। जो बुद्धिमान लोग होंगे, जिनके पास बौद्धिक क्षमता होगी, वे आसानी से इन चीज़ों को समझ लेंगे, वीडियो को अंत तक देखेंगे, 2 से 3 नंबर लाने का प्रयास करेंगे, वहाँ तक चिंतन करेंगे। और जिन्हें सीखना है, जिन्हें परीक्षा देनी है, जिन्हें चिंतन करने की आदत है, बात समझ आ रही है ना, तो कुछ भी हम करते हैं, इवन हम सोने, जागने, खाने पीने, उठने, बैठने, नहाने धोने, कुछ भी करते हैं, हर काम को करने के लिए बुद्धि का प्रयोग होता है। और वो बुद्धि क्या है? एक प्रकार का मानसिक तत्व है, ठीक है। तो आइए इसके बारे में कुछ और जानते हैं। क्या होती है बुद्धि? विशेषताएं देखिएगा, कुछ इसकी प्रॉपर्टीज हैं। जैसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है, यह जन्मजात शक्ति है। इसका अर्थ यह होता है कि गर्भावस्था में ही लगभग तय हो जाता है कि हमारे अंदर बौद्धिक क्षमता कैसी होगी, ठीक है, क्योंकि ये मोस्टली जेनेटिक कोड के ऊपर डिपेंड करेगा। सामान्यतः साइकोलॉजी में इस बात के ऊपर तथ्यात्मक चर्चा करी गई है कि जिन बच्चों की माता पिता बुद्धिमान होते हैं उनकी संतानें भी बुद्धिमान होती हैं, ठीक है। और एक तो ये पक्ष हो गया। दूसरा पक्ष ये भी है
कि हमने आपको शुरू में ही बताया था कि एनवायरनमेंट जो होते हैं वो दो तरह से होते हैं, एक होता है इंटरनल, दूसरा होता है एक्सटर्नल। इंटरनल को हमेशा से एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ने पोषित किया है, नर्चर किया हुआ है, ठीक है। तो जब हम गर्भ में होते हैं तो बाह्य वातावरण भी हमको प्रभावित करता है। तो अगर हम हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं तो इंटरनल एनवायरनमेंट कैसा हो जाएगा, हेल्दी हो जाएगा। तो हमारी मानसिक क्षमताएं या बौद्धिक क्षमताएं भी कैसी होंगी, हेल्दी होंगी। मतलब जन्म से ही लगभग तय होता है कि हमारे में किस स्तर की बौद्धिक क्षमता होगी। आई थिंक आपको बात समझ में आ रही होगी कि जन्मजात शक्ति के होने का मीन क्या होता है। दूसरी बात है कि एक विशेषता ये भी है कि इसमें संशोधन हो सकते हैं। संशोधन इन द सेंस कि कई बार ऐसा होता है कि हम जन्मजात बुद्धिमान नहीं होते या उस स्तर पे नहीं होते हैं। तो जरा वाइगोत्स्की को याद करो जहाँ पर वो जेडपीडी की बात कर रहे थे, है ना। अगर हम जेडपीडी जैसे कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे या सोशली इंटरेक्ट होंगे, अपने इंटरेक्शन के एरिया को, सिनेरियो को मजबूत बना लेते हैं, अच्छा कर लेते हैं, वाइडली कर लेते हैं, तो फिर काफ़ी हद तक संभावना है कि हमारी बौद्धिक क्षमताओं में संशोधन हो जाएगा। संशोधन का मतलब होता है उसमें चेंज होगा, उसमें इम्प्रूवमेंट हो सकता है, ठीक है। तो ये बात भी समझ आ गई होगी। अब आएंगे हम थर्ड नंबर को देखेंगे। इसका विकास किशोरा अवस्था तक ही होता है। देखिए ये बात कह रहे हैं कि इसका जो विकास है, किसका, बुद्धि का, इंटेलिजेंस का, वो किशोरा अवस्था तक ही होगा। मतलब कभी ऐसा नहीं होगा कि आपकी उम्र बढ़ती चली जाएगी, आप 40-50 हो जाएंगे, आप 70 हो जाएंगे, 60 हो जाएंगे, तो उस उम्र के परिसीमा तक आपकी बौद्धिक क्षमता का विकास होता रहेगा। जी बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। किशोरा अवस्था तक ही बौद्धिक क्षमताओं का विकास होता है, इसलिए इसमें संशोधन करने के जो प्रयास करे जाने चाहिए वो किशोरा अवस्था तक कर लिए जाने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 4 आते हैं, यह मानसिक विकास में सहायक है। देखिए जो बौद्धिक क्षमता है, इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी है, वो मेंटल एबिलिटी को डेवलप करने के लिए मदद करती है, या यूं कह सकते हैं कि मेंटल एबिलिटी का बेस ही होता है इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी या एबिलिटी, ठीक है। तो सरल भाषा में अगर हम बात करें तो इसका अर्थ ये हो जाता है कि जिन विद्यार्थियों में बौद्धिक क्षमता कम होती है उनका मानसिक विकास भी कम होगा, या फिर जिन विद्यार्थियों की, जिन बच्चों की बौद्धिक क्षमता तीव्र होती है उनका मानसिक विकास भी तीव्र होता है। इस चौथे पॉइंट का सेम मतलब यही है। नंबर 5 पे आएंगे, यह सीखने में हमारी मदद करती है। बच्चा एक चीज़ बताएं, सीखने में हमारी मदद करने का मतलब ये है कि देखिए मैं लेक्चर कर रहा हूँ और मैं अपना 100% आपको दे रहा हूँ, समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि ताकि आपको बौद्धिक क्षमता के बारे में आसानी से समझ में आ जाए। लेकिन मुझे आप सब देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और मेरी तरफ से डिलीवरी लगभग सेम है, लेकिन आप सबको यही बात अलग अलग तरीके से समझ में आएगी। किसी को मेरा लेक्चर बहुत ठीक लग जाएगा, किसी को मेरा लेक्चर बहुत कम ठीक लगेगा, किसी को एवरेज लगेगा, किसी को क्यूरोसिटी होगी कि यार आपने तो बहुत अच्छा पढ़ा दिया, बहुत आसानी से समझ में आ गया। समझ आ रही बात ना। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि आप सभी में इंटेलेक्चुअल एबिलिटी के बीच डिफरेंसेस हैं, आप सभी की बौद्धिक क्षमताएं अलग अलग हैं। इस वजह से हमारे द्वारा एक ही विषय पर करी गई बात आपको अलग अलग तरीके से समझ में आ रही है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि सीखने में यह किस तरह से हमारी मदद करती है। क्लियर है? आशा करते हैं कि आपको बौद्धिक क्षमताओं की विशेषताएं समझ में आ गई होंगी। आगे चलते हैं, अब एक पॉइंट और पढ़ेंगे जहां कहा जा रहा है कि बौद्धिक क्षमताओं को या बुद्धि को प्रभावित करने वाले कुछ कारक हैं। जैसे अभी मैंने बताया वंशानुक्रम,
वंशानुक्रम क्यों, पहला पॉइंट क्यों रख रहा हूँ, क्योंकि देखिएगा कि विशेषताओं में लिखा है कि यह जन्मजात शक्ति है। यहाँ पर मैंने आपको बता दिया अभी कि जन्मजात शक्ति का मीन क्या है, वही आनुवंशिकता, हेरिडिटी को जानना चाहते हो तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के नाम का एक टॉपिक मैंने किया हुआ है, उसको आप देख लीजिएगा। आपको हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों के संबंध में बात समझ में आ जाएगी कि ये दोनों मिल करके कितना पावर जनरेट करते हैं, कितना पोटेंशियल है इनके अंदर। हमें हेरिडिटी और एनवायरनमेंट की महत्ता वहाँ से समझ में आ जाएगी। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ बौद्धिक क्षमता को ही नहीं, संपूर्ण व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। सेकंड आते हैं एनवायरनमेंट। मैं बता चुका हूँ एनवायरनमेंट क्या है। अभी मैंने यहाँ पर बात करी कि संशोधन हो सकते हैं बुद्धिमत्ता में, कौन करेगा, एनवायरनमेंट करेगा। तीसरा पॉइंट है प्रजाति, स्पेसीज। वही बात आ गई फिर से एक बार कि माता पिता की अगर ब्रीड अच्छी होगी ना तो बच्चों में वही ब्रीड ट्रांसफर होगी और ब्रीड की सारी विशेषता उन बच्चों में स्थानांतरित हो जाएगी। कहने का अर्थ ये हुआ कि अगर बौद्धिक क्षमताएं विशिष्ट होंगी माता पिता में तो वो विशिष्टता के गुण बच्चों में संभावित है कि स्थानांतरित होंगे। तो सिंपल सी बात है कि बुद्धिमान माता पिता की संतानें कैसी पैदा होंगी, बुद्धिमान पैदा होंगी। दूसरा है, बहुत सारे प्रयोग हुए हैं कि सपोज दैट पिता जानते थे कि वो सामान्य है तो किसी ऐसी लड़की से विवाह किया जो इंटेलेक्चुअल एबिलिटी में अच्छी थी, तो इसकी संभावना अधिक हो जाती है कि जो आगे की पीढ़ी होगी, आगे की संतानें होंगी, उनमें उसके अगर गुण काफ़ी स्थानांतरित हो गए तो बच्चों में बौद्धिक क्षमता का विकास तेज हो जाएगा। समझ आ रही बात? आयु की बात कर रहे हैं। अब एज फैक्टर इसलिए रखा गया क्योंकि कभी ये मत सोचिएगा कि 10 साल वाले बच्चे में 15 साल वाले बच्चे की बौद्धिक क्षमता आ जाएगी, ऐसा कभी नहीं होगा। बढ़ती उम्र के साथ बौद्धिक क्षमता का विकास कंसिस्टेंटली होता रहेगा। ठीक है, आइए स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं। यार देखो ये तो इम्पोर्टेंट है ना, अगर आपकी हेल्थ ही ठीक नहीं होगी तो बौद्धिक क्षमता माना कि आपको हेरिडिटी के कारण मिली भी है लेकिन उसका आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हो, उसको आप पॉलिश नहीं कर पा रहे हो, उसको एनवायरनमेंट के साथ आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हो, तो समझ लो ना, इंटरेक्शन आपका सोशल के बीच बहुत कम होगा, तो आप अपनी बौद्धिक क्षमता का विकास नहीं कर पाएंगे। अगर आप हेल्दी नहीं होंगे, स्वस्थ नहीं होंगे, जैसे कुछ शरीर बीमार होते हैं, कुछ बच्चे हर मौसम में बीमार होते हैं, साल के 12 महीने में 10 महीने बीमार ही रहते हैं, 2 महीने सही रहते हैं, तो सिंपल सी बात है उनका स्कूल कहीं ना कहीं ब्रेक होगा, उनके फ्रेंड सर्कल में वो कम जा पाएंगे, रिलेटिव्स के कार्यक्रम में बहुत कम पहुंचेंगे, बहुत सारे जो एजुकेशनल प्रोग्राम होंगे उसमें वो बहुत कम हिस्सा ले पाएंगे, पार्टिसिपेट कर पाएंगे, बहुत सारे जो कल्चरल प्रोग्राम होंगे उसमें वो हिस्सा नहीं ले पाएंगे। तो सिंपल सी बात है कि बहुत सारी चीज़ों के बारे में उनको इन्फॉर्मेशन लेट पहुंचेगी, तो उनके बौद्धिक क्षमता का विकास कहीं ना कहीं अवरुद्ध होगा। आई थिंक ये बात आपको आसानी से समझ में आई होगी। चलिए, तो ये थे बौद्धिक क्षमता को प्रभावित करने वाले कुछ महत्वपूर्ण कारक। आगे देखते हैं, मज़े आने वाले हैं बच्चा। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि अगर थोड़ा पेशेंस रखेंगे तो आप देख लीजिए, आज आनंद की दुनिया में टहलोगे, समझ आ जाएंगे कि आज हम लोग क्या क्या चीज़ें देखने वाले हैं। ठीक है, मज़े ही मज़े हैं। रामलला के दर्शन भी करा दूंगा आज तुमको। चलिए शुरू करते हैं। कहाँ से स्टार्ट करना था मुझे, यहाँ से। अब पढ़ेंगे हम इंटेलिजेंस क्वेश्चन को, आईक्यू को। ये क्या है, इसको हिंदी में बुद्धिलब्धि कहते हैं। सन 1905 में बुद्धि पर प्रथम औपचारिक परीक्षण करने वाले वैज्ञानिक बिने व साइमन थे। ये एक प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, इसको याद रखेंगे आप।
IQ इक्वल टू एक फॉर्मूला जनरेट किया गया, IQ इक्वल टू MA अपॉन CA इंटू 100, जहाँ पर MA का मीन है मेंटल एज और CA को कहा जाता है क्रॉनिकल एज। क्लियर? क्रॉनिकल एज का मीन है वास्तविक उम्र, है ना। जैसे अगर किसी बच्चे की IQ चेक करनी है तो मान लीजिए कि कोई बच्चा 10 साल में 15 साल की समझ रखता है, तो सिंपल है कि उसकी जो मेंटल एज है वो 15 ईयर है और जो क्रॉनिकल एज है वो 10 साल है, 10 ईयर्स है। ठीक है, इसको फॉर्मूले में रखेंगे, फिर आपका यहाँ से IQ कैलकुलेट हो जाएगा। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। ये भैया कोई और नहीं है, कैसे दिख रहे हैं आपको यार? इतनी सुंदर सी तस्वीर है, ये आइंस्टाइन की तस्वीर है। ये देश के सर्वोच्च वैज्ञानिक रहे हैं, आप जानते होंगे इनको। कक्षा 6, 7, 8 में भी इनको हम पढ़ना शुरू कर देते हैं। ठीक है, चलिए, साइंस की दुनिया का मतलब बॉस कह सकते हो इसको। IQ टेबल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। IQ के जितने भी डिविजन्स है वो देखेंगे, कैटेगरीज पढ़ेंगे हम लोग, परसेंटेज देखेंगे कि दुनिया में इनका परसेंटेज कितना है। तो 130 प्लस IQ रखने वाले लोग जो हैं उनको जनरली गॉड गिफ्टेड कहा जाता है कि ये ईश्वरी देन है, सबको नहीं मिला होता है ना। और दुनिया में इनका जो परसेंटाइल है वो 2.2% है, मतलब दुनिया में ऐसे लोगों की संख्या लगभग 2.2% ही है। 120 से 130 जो होंगे वो सुपेरियर हैं, श्रेष्ठ हैं, अति श्रेष्ठ है मैं कहूँगा। इनकी परसेंटाइल 6.7% है। नेक्स्ट है आपका 110 से 119 हाई एवरेज के स्टूडेंट होंगे, 16.1% है। 90 to 10 आएगा एवरेज, जो बहुत पूछा जाता है। ये दुनिया में 50% लोग हैं। एवरेज से नीचे चले जाएंगे, फिर लो एवरेज में आ जाएंगे, 16.1% होगा। 70 to 79% होगा बॉर्डर लाइन, ओके। 6.7% लोग हैं। रिटार्डेड का मतलब हो गया मंदित, 70 से कम, ये भी 2.2% थे। ईश्वर करे कि रिटार्डेड लोग ना ही जन्मे तो ठीक हैं, ये इनके पास इतनी बौद्धिक क्षमता कम होती है कि ये बेचारे अपने दैनिक काम भी नहीं कर पाते। जैसे नहाना धोना, खाना पीना, उठना बैठना भी इनके बिहेवियर में मतलब बैरियर्स डालती है। इनको ये सारे काम करने में बहुत कठिनाई महसूस होती है या कई बार नहीं भी कर पाते हैं। ठीक है, अच्छा, दूसरी बात ये है कि बच्चा ये पूरी टेबल आपको प्रिपेयर करनी होगी। पूरा का पूरा टेबल NCERT बेस्ड है। नोटिस कीजिएगा, आपकी परीक्षा NCERT ही लेगा, CBSE लेता है ना। ठीक है, पूरी तरीके से NCERT बेस्ड ही डेटा आपके सीटेट में पूछा जाता है। और ये टेबल कहीं से भी आप मैच कराइएगा ना कराइएगा, बट NCERT आंकड़े से मैच करा लोगे तो हूबहू दिख जाएगी। ठीक है, कहीं का कॉपी किया हुआ मैटर नहीं है कि कुछ भी आपको हम पढ़ा दें। चलिए आइए कुछ थेरी जानेंगे इंटेलिजेंस के संबंध में, क्योंकि कुछ साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने अपने अपने सिद्धांत भी दिए हैं, बताया है कि बुद्धि क्या होती है। तो एक वैज्ञानिक हैं जिन्होंने बुद्धि को एक कारक सिद्धांत कह के बुलाया, उनका नाम था अल्फ्रेड बिने। क्लियर? इनका मानना था कि बुद्धि एक योग्यताओं का समुच्चय इन द सेंस सेट है, समझ लो ना, जिसका उपयोग मानव पर्यावरण में उत्पन्न सभी स्थितियों से निपटने के लिए करता है। मतलब बिने का मानना लगभग ये था कि जो बुद्धि है तमाम तरीके की योग्यताओं का एक समूह है और जिसका उपयोग हम पर्यावरण में रहने के दौरान पर्यावरण में आने वाली समस्याओं और खुद को समायोजित करने में कर लेते हैं। ठीक है, तो बड़ा सिंपल सा इन्होंने डिफाइन किया बुद्धि को और कह दिया कि ये क्या है, सिंगल फैक्टर थ्योरी है। कई बार परीक्षा में पूछता है कि एक कारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे,
तो अल्फ्रेड बिने बता देना है। या कई बार कहते हैं कि बुद्धि को एक योग्यताओं का समुच्चय मानने वाले निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक है, तो वो अल्फ्रेड बिने है। स्टेटमेंट तब आएंगे जब आपको कॉन्सेप्ट पता होंगे। सेकंड नंबर को हम लोग देखेंगे, कहते हैं टू फैक्टर थ्योरी दिया। उसके बाद एक साइकोलॉजिस्ट थे द्विकारक सिद्धांत जिन्होंने बताया, इनका नाम था स्पीयरमैन। इनके अनुसार बुद्धि निम्न 2 कारकों पर निर्भर करती है। एक है सामान्य कारक जिसे जनरल फैक्टर के नाम से बुलाते हैं, एक आपका है विशिष्ट कारक जिसे स्पेसिफिक फैक्टर कहा जाता है। कहने का अर्थ ये है कि इनका मानना था कि किसी भी व्यक्ति में 2 प्रकार के बुद्धि के घटक पाए जाते हैं, एक वो जो सामान्य कामकाजों में प्रयोग में लाया जाता है, दूसरा ये कि जो विशिष्ट होते हैं, विशेष होते हैं, जैसे सिंगर, ठीक है, साइंटिस्ट, प्लेयर्स, आर्किटेक्ट्स। आप समझ लो ना, हर कोई देश में सिंगर नहीं है, हर कोई वैज्ञानिक नहीं है, हर कोई प्लेयर्स नहीं है, हर कोई आर्किटेक्ट्स नहीं है। अगर इन्हीं उदाहरणों के मध्य हम देखें तो सिंगर जो होता है ना, जब वो गाने के लिए सोचना शुरू करता है तो वो अपने एस फैक्टर का यूज़ करता है, लेकिन रोज़मर्रा के काम वो वैसे ही करता है जैसे कि एक सामान्य व्यक्ति करता है। तो वहाँ पर वो उनके प्रयोग उनको सॉल्व करने के लिए किस बुद्धि का प्रयोग करेगा? जी फैक्टर का करेगा। तो उसमें इन दोनों बौद्धिक क्षमताओं का निवेश होगा। ठीक है, अब आपको कुछ तस्वीरों के माध्यम से हम दिखाना चाहेंगे। सोनू निगम पहचान के मोहताज नहीं है, हर छोटा बड़ा बच्चा सोनू निगम को जानता है। सोनू निगम एक सिंगर हैं, प्रसिद्ध सिंगर हैं, बहुत सारे गाने अच्छे अच्छे इन्होंने दिए और लिखे। ठीक है, अच्छा ये भी देखिए ना, इनके अंदर बड़ा कौशल है। कौशल इन द सेंस ये मेल और फीमेल दोनों की वॉइस में गा लेते हैं, हर तरीके के गाने को गा लेते हैं, है ना। ऑन स्टेज ये परफॉर्म करते हैं, बेहतर परफॉर्म करते हैं। स्टूडियो में रिकॉर्डिंग इनकी बेहतर होती है। कोई भी गाना इनका बहुत मतलब रेयर ही हो, मुझे तो याद नहीं कि इनका कोई गाना बहुत ज़्यादा फ्लॉप हो गया हो, पसंद ना आया हो। ठीक है, इन भाई साहब को तो जानते हो ना। मैं यहाँ पर प्लेयर्स की बात मैंने करी थी ना, 2 तस्वीरों के माध्यम से हम आपको बताना चाहते हैं कि द्विकारक सिद्धांत को समझने के लिए आप यहाँ से समझ सकते हो। MS धोनी क्या ये अपने जीवन में सामान्य कामकाज नहीं करते हैं? क्या ऐसा है कि ये वो नहीं करते जो हम लोग करते हैं? लेकिन कुछ काम ऐसे भी हैं जो ये करते और हम नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्रिकेट की दुनिया में महारत इन्होंने हासिल कर रखी है, वो हमारे में नहीं है। ठीक है, ये क्रिकेट के कारण जाने जाते हैं। इनका स्पेसिफिक फैक्टर ये है कि क्रिकेट के मसीहा बोले जा रहे हैं। ठीक है, MS धोनी। चलिए पढ़ते हैं 3 आयामी सिद्धांत को, 3 डायमेंशनल थ्योरी। इससे हम 3D प्रिंसिपल के नाम से भी जानते हैं। एक और नाम दीजिएगा, बुद्धि संरचना मॉडल। क्लियर? आइए समझते हैं। बुद्धि संरचना मॉडल JP गिलफर्ड द्वारा प्रस्तावित है, जिसमें बौद्धिक विशेषताओं को 3 विभागों में विभाजित किया गया है: संक्रियाएं, विषय वस्तु तथा उत्पाद। ठीक है, 3 विमाएं याद रखेंगे बुद्धि की संरचना मॉडल में: संक्रियाएं, विषय वस्तु और उत्पाद। आइए जानते हैं कि ये होता क्या है। संक्रियाएं क्या है? इसमें वो सभी काम आते हैं जो बुद्धि प्रयोग द्वारा किए जाते हैं, जैसे संज्ञान, कॉग्निशन, या हाउ टू अंडरस्टैंड, स्मृति, मेमोरी है, चिंतन, हाउ टू थिंक, थिंकिंग है, वे ऑफ थिंकिंग है। थिंकिंग जो होगी कंक्रीट या ऑब्स्ट्रैक्ट हो सकती है, प्रत्यक्षण, परसेप्शनल थॉट्स हो सकते हैं, इवैल्यूएशन या असेसमेंट इसको आप कह सकते हो। तो ये सारे मानसिक क्रियाएं करने के लिए बुद्धि का प्रयोग तो होता है ना। इसी को क्या कहते हो? संक्रियाएं कहते हैं, ऑपरेशंस कहते हैं। बच्चा, उम्मीद है कि आपको सारी बातें बहुत ठीक से समझ आ रही होंगी। आज मैं बहुत आराम से आपको पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको एक एक बात अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, आइए जानते हैं कि विषय वस्तु क्या था। वह सूचना या सामग्री है जिस पर बुद्धि का
बुद्धि को प्रयोग करना होता है। उत्पाद संक्रिया द्वारा जो परिणाम निकलता है वो क्या है? उत्पाद कहलाएगा। अब बात को समझिएगा, जैसे अगर कोई मैथ्स की प्रॉब्लम दे दी जाए तो वो हो जाएगी विषय वस्तु। उस पर जो भी मानसिक संक्रियाएं आप उसे रिजॉल्व करने के लिए, सलूशन देने के लिए करेंगे, वो आपका ऑपरेशन होगा, थिंकिंग होगी। आप उसको कैसे रिजॉल्व कर रहे हो उस प्रॉब्लम को, उस पर आप अपनी मानसिक संक्रियाएं कर रहे होंगे, लेकिन आप अपनी मानसिक संक्रियाओं के आधार पर ही सही अथवा गलत उत्तर परोस दोगे, बता दोगे। समझ आई बात? आप समझते होंगे ना कि अगर किसी विद्यार्थी से मैथ्स का प्रश्न गलत हो जाता है तो उसका अर्थ ये कतई नहीं है कि वह प्रोसेस में नहीं था या उसके अंदर बौद्धिक संक्रियाएं नहीं हुई। बस हुआ क्या कि बौद्धिक संक्रियाएं उतनी ठीक से नहीं हुई जितनी कि वहां पर नीड थी। ठीक है, आइए अब समझते हैं बहुबुद्धि सिद्धांत को, मल्टीपल इंटेलिजेंस को। इस सिद्धांत के प्रतिपादक हावर्ड गार्डनर थे। इनका मानना है कि बुद्धि कोई एक तत्व नहीं है, बल्कि इसके भिन्न भिन्न भाग हैं एवं प्रत्येक बुद्धि एक दूसरे से कैसे होती है? स्वतंत्र होती है। ठीक है, इनके अनुसार बुद्धि के कुछ प्रकार हैं। हावर्ड गार्डनर ने बुद्धि के कुछ सिद्धांत दिए हैं, उनको हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे, देखेंगे क्या है। आइए समझते हैं। भाषागत बुद्धि, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस किसे कहा जाता है? ऐसे लोग जिनमें शब्द कुशलता पाई जाती है उनके अंदर लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस होता है। जैसे लेखक और कवि, दो तस्वीरों के माध्यम से मैं आपको समझा रहा हूँ। आप सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को जानते होंगे, और नहीं जानते हैं तो मैं ज़्यादा तो कुछ कह नहीं पाऊँगा। वैसे इनको जिस दिन आप पढ़ लोगे, समझ लोगे ना, उस दिन आपको समझ में आ जाएगा कि शब्द कुशलता का एक्चुअली मीन क्या होता है। ठीक है, इन्हें सरस्वती का बेटा कहा जाता है। बसंत पंचमी के दिन इनका हम लोग जन्मोत्सव सेलिब्रेट करते हैं, जहाँ पर सरस्वती की पूजा करी जाती है। कई जगहों पर सरस्वती के समान इनकी पूजा करी जाती है। इन्होंने बाबा तुलसी के बाद राम की शक्ति पूजा जैसी रचना इन्होंने करी, जो काफ़ी प्रसिद्ध हुई। इनकी तमाम रचनाएं हैं जो एक से एक बढ़कर हैं। ठीक है, जैसे सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, और इलाहाबाद के पर्वत पर तोड़ती पत्थर, तमाम ऐसी चीज़ें, तमाम ऐसी रचनाएं हैं, है ना, जो बहुत ही प्रसिद्ध हैं और बहुत कुशल थे ये अपने शब्दों और अपने विचारों को प्रस्तुत करने में। और आधुनिक कवि में आप इनको तस्वीर से ही जान चुके हैं। कोई भी व्यक्ति, कोई भी बच्चा कुमार विश्वास को ऐसा नहीं है कि ना जानता हो, और ये अपनी भाषा में या कितना शब्द कुशल हैं ये आप भली भांति जानते हो। मुझे इस पर कोई चर्चा करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, आते हैं लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस किन में होता है? इस बुद्धि वाले व्यक्तियों में आलोचनात्मक चिंतन, आलोचनात्मक चिंतन का मीन है क्रिटिकल थिंकिंग, जो क्रिटिसाइज करने में एक्सपर्ट होते हैं। ठीक है, तार्किक गणितीय बुद्धि, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस इनमें पाई जाती है। वे साइंटिस्ट हैं। दोनों तस्वीरें आप समझते हो, एक आइंस्टाइन की तस्वीर है, एक आपकी एपीजे अब्दुल कलाम की है, और दोनों ही अपने क्षेत्रों में दिग्गज रहे, मतलब अपनी बौद्धिक क्षमताओं का लोहा मनवा ही दिया इन लोगों ने। ठीक है, चलिए देशिक बुद्धि की बात करते हैं, स्पेशियल इंटेलिजेंस की बात करेंगे। ये क्या होता है? या मानसिक बिंबों को बनाने, प्रयोग करने व वास्तविक धरातल पर लाने की योग्यता इनमें पाई जाती है। जैसे मानसिक बिंबों का मतलब ये है कि ये अपने मस्तिष्क में अगर किसी प्रतिमा को उकेर लें या बना लें तो उसको धरातल पर लाने का ये सारा प्रयास करेंगे और वो ऐसा करने में सफल भी होंगे। ठीक है, तो देखिए जैसे मूर्तिकार
वास्तुकार, शल्य चिकित्सक। शल्य चिकित्सक आप कह सकते हो सर्जन जो होता है, जो ऑपरेशन करता है। भैया ये हमारे ईश्वर ही माने जाते हैं। दूसरे भगवान कहे जाते हैं सर्जन। जब हमारे शरीर का कोई भी अंग खराब हो जाता है, काम नहीं कर रहा होता है और सड़ रहा होता है ना, तो यही शल्य चिकित्सक उसे शरीर के अंग से अलग कर देते हैं और फिर भी हमें जिंदा रखने के सारे संभव प्रयास करते हैं और इनकी बौद्धिक क्षमता के आधार पर ही ये हमारी जान बचाने में कई बार सफल होते हैं। ठीक है, मूर्तिकार की अगर बात कर लेता हूँ तो ये अरुण योगीराज हैं, जिन्होंने अभी हाल ही में अयोध्या में जो रामलला की मूर्ति बनी थी उसको इन्होंने गढ़ा। ठीक है, दुनिया में प्रसिद्ध हो गए। आप शक्ल देख के उम्र की पहचान कर लो, है ना। इतनी खूबसूरत तस्वीरें बनाई कि अब क्या कहना इनके बारे में। तो ये इनकी बौद्धिक क्षमता ही तो थी जो रामलला की तस्वीरों के बारे में इस तरीके से मानसिक बिंब करने में सफल हो पाए और उस प्रतिमा को मानसिक रूप से क्रिएट करने के बाद वास्तविक धरातल पर हुबहू ला पाए, वैसा गढ़ पाए जिस पर दुनिया मोहित हो गई। समझ रहे ना। तो इतना हाई लेवल का पोटेंशियल देशिक बुद्धि कहलाएगा। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आइए अगले कॉन्सेप्ट को समझते हैं। म्यूजिकल इंटेलिजेंस भी है। ये सारे भाग किसने समझाए थे? हार्वर्ड गार्डनर ने ये बुद्धि के प्रकार बताए थे। यहाँ पर उन्होंने बताया कि आप जानते हो कि संगीतकारों में किस तरीके की बुद्धि पाई जाती है, एक गायक कैसी बुद्धि रखता है, आप देख पा रहे हैं ना। ठीक है, एक म्यूजिशियन है, आपकी बांसुरी बड़े लेवल पे बजाते हैं, आपकी ये श्रेया घोषाल हैं जो सिंगर हैं, है ना। इन दोनों में अलग अलग क्षेत्रों में विशिष्ट बुद्धि पाई जा रही है। ये अपने अपने क्षेत्रों में महारत हासिल किए हुए हैं। ठीक है, आइए समझते हैं। शारीरिक गति संवेदी बुद्धि, बॉडली काइनेस्थिक इंटेलिजेंस इसको कहा जाता है। इस प्रकार की बुद्धि वाले लोग अपनी पेशी कुशलता से सृजनात्मकता प्रदर्शित करते हैं। पेशी कुशलता से सृजनात्मकता प्रदर्शित करने का मतलब ये है कि ये शरीर की गतिविधियों के माध्यम से क्रिएटिविटी को जन्म देते हैं। जैसे ये साउथ के डांस टीचर हैं, आजकल एक्टर भी हैं। इनके बारे में कहा जाता है, इनको सभी जानते भी होंगे, कि ये मतलब ये डांस के थ्रू कई बार स्टोरी क्रिएट कर देते हैं। अपने शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से, जेस्चर के माध्यम से वो जो सोसाइटी को मैसेज देना चाहते हैं या गाने में जो लिरिक्स चल रहा होता है उस लिरिक्स को अपने डांस परफॉर्म के थ्रू रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ठीक है, ये डांसर हो गया। एक्टर्स की बात कर रहे हैं, आप समझ रहे हो कि किस मूवी की तस्वीर मैंने लगा दी यहाँ पे आपके सामने, है ना। मतलब आप समझ रहे हो ना कि आमिर खान जैसे लोग 50 या 55 के होने के बाद 2530 की एक्टिविटीज़ कर ले जाते हैं। ये एक्टर्स हैं, है ना। ये अपनी पेशी कुशलता से क्रिएटिविटी को जन्म देने वाले लोग हैं, एक्टर्स होते हैं। जिम्नास्ट भी ऐसे ही होते हैं और पायलट्स भी ऐसे होते हैं। तो बेटा आप एग्जाम्पल्स भी पढ़ सकते हो, याद रख सकते हो। आइए, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस भी पाया जाता है। इनको अंतर्वैयक्तिक बौद्धिक क्षमता वाले लोग कहते हैं। इस प्रकार की बुद्धि दूसरे व्यक्तियों के उद्देश्यों, भावों और व्यवहारों आदि को समझने की योग्यता प्रदान करती है। बड़ी खूबसूरत तस्वीर है हमारे देश के प्रधानमंत्री की। आप समझते होंगे कि इनके अंदर कैसी क्षमताएं हैं। ये दूसरों के उद्देश्य, भाव, व्यवहार को समझने की क्षमता रखते हैं। तभी वही करते हैं जो हम चाहते हैं, वही बोलते हैं जो हमारे भाव होते हैं। इनका व्यवहार ऐसा ही होता है जो हम चाहते हैं। आपने कभी ध्यान दिया हो कि दुनिया इनकी कायल क्यों हो गई? क्योंकि इन्हें सुनने में ऐसा फील होता है जैसे ये कोई देश के प्रधानमंत्री नहीं, हमारे घर के दादाजी हैं, जो हमें अपने अनुभव को बांट रहे हैं। एक परिवार के श्रेष्ठ व्यक्तित्व के रूप में वो हमें कुछ बताना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं। बस इसी अदा,
इसी बौद्धिक क्षमता के कारण हम उनके कायल हैं और किन्हीं भी परिस्थितियों में हम उन्हें वोट करते हैं, सपोर्ट्स करते हैं और हम चाहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री यही बने रहें। ठीक है, तो जैसे मनोवैज्ञानिक, राजनीतिज्ञ, धार्मिक नेता, इन सब में अंतर्वैयक्तिक बौद्धिक क्षमता पाई जाती है। ठीक है, सभी की तस्वीरें तो नहीं लगाई जा सकती थी, लेकिन मुझे जो ठीक लगा मैंने उनका एग्जाम्पल दे करके आपको समझाने की कोशिश करी, क्योंकि इनको सभी जानते हैं। ठीक है, अब आएंगे इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस किस में होता है। इस बुद्धि के अनुसार व्यक्ति अपनी शक्ति एवं कमजोरी को जानता है, अर्थात वह मानव अस्तित्व व जीवन के अर्थों को समझने के लिए संवेदनशील होता है। इनको दार्शनिक कहते हैं या आध्यात्मिक नेता कहते हैं। क्लियर? तो ये जो गांधी जी की तस्वीर मैंने लगाई, गांधी जी दार्शनिक भी थे, स्वतंत्रता सेनानी होने के साथ साथ में ये एक महान दार्शनिक भी थे। तो इस बुद्धि के अनुसार व्यक्ति अपनी शक्तियों एवं कमजोरी को जानता है और मानव अस्तित्व के व जीवन के अर्थों को समझने के लिए कैसा होता है, संवेदनशील होता है ना। दार्शनिक उन्हें कहते हैं ना जो हमारे अगले 10 सालों की लाइफ को समझते हैं और आगे की प्लान को आज बताते हैं कि कल का भविष्य हमारा कैसा होगा और उसके लिए मुझे सुधरने या महत्वपूर्ण परिवर्तन करने की आवश्यकता आज ही है। ठीक है, आशा है बात समझ में आई होगी। प्रकृतिवादी बुद्धि के लोग कौन से हैं? इस प्रकार की बुद्धि वाले लोग प्रकृति में होने वाले परिवर्तनों को आसानी से समझ पाते हैं, जैसे शिकारी, किसान, पर्यटक। आपने ध्यान दिया हो, किसान मौसम, हवा या धूप और छांव को देख करके प्रकृति की मैसेज को काफ़ी हद तक समझ लेते हैं कि कल का मौसम कैसा होगा या आगे फ्यूचर में कौन सी फसलें हो सकती हैं, इस मौसम से फसल को नुकसान हो सकता है। शिकारी ना जंगल में आहट सुन करके ही वो जानवर की पहचान कर लेता है कि हमारे आसपास किस प्रकार का जानवर है। ठीक है, तो ऐसे लोग कौन से होते हैं? जिनके अंदर प्राकृतिक बुद्धि पाई जाती है। लास्ट है अस्तित्ववादी बुद्धि। इस बुद्धि द्वारा मनुष्य छिपे हुए रहस्यों को जानने का प्रयास करता है, जैसे जिंदगी के बारे में समझना चाहता है कि जिंदगी एक्चुअली क्या है, मौत को समझना चाहता है, भूत प्रेतों के बारे में जानना चाहता है। इन सब के बारे में वो जानकारी जुटाता है। आप देख रहे हैं कि एक तांत्रिक बाबा तंत्र को सीखने, जुटाने, जगाने में लगे हैं, जो जानना चाहते हैं कि भूत प्रेत बाधा क्या होती है, कैसी होती है, उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे लोग जो होते हैं उनमें अस्तित्ववादी बुद्धि का पाया जाना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो बच्चा आज की क्लास तो कंप्लीट हो जा रही है यहाँ से, और इंटेलिजेंस का सेकंड पार्ट हम लोग मंडे को करेंगे। ठीक, अभी आज इसको पढ़ेंगे। जो बातें आपको समझ नहीं आएंगी उनके संबंध में मुझे आज बताओगे कमेंट बॉक्स में आकर के। और बहुत इम्पॉर्टेंट और ज़रूरी चैप्टर है ये। चैप्टर बहुतों को समझ नहीं आता, मैंने बड़ी आसानी से आपको समझाने की कोशिश करी है। अगर लेक्चर पसंद आता है तो बेटा सेशन को लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और जितने भी फ्रेंड्स आपके हैं सबके बीच इसको पहुंचा दीजिए ताकि वो भी सीख सकें और अपने सीटेट की परीक्षा में शामिल हो सकें, अच्छा स्कोर कर सकें। ठीक है, सो आज की क्लास को मैं यहीं पर वाइंड अप करूंगा। थैंक यू सो मच। खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई मस्ती के साथ करते रहिए। थैंक यू सो मच।